बाबूराम सरकारी नौकरी में थे। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलना और 6 बजे तक घर आना, यही दिनचर्या में शामिल था। आने जाने में सुबह और शाम के 2 घंटे लग जाते थे। घर से इतनी दूरी थी वहां तक कि एक दिन किसी वजह से देर से छुट्टी हो गई। कुछ घर के ज़रूरी सामान लिया बाजार से और वापसी की राह ली। वैसे तो पक्की सड़क थी, पर बीच में थोड़ी सी कच्चे रास्ते वाली जगह भी थी। पेड़ पौधों से घिरा ये रास्ता एक छोटा सा जंगल था। कभी ये बहुत गहरा हुआ करता था, पर अब उतना अधिक गहरा नहीं था। ये कोई 3 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। अब जैसे ही वो इस जगह पहुंचे तो ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ दूर से आ रहे थे। समय रात का था। बाबूराम ने बाइक को साइड में खड़ा कर दिया और देखने की उत्सुकता बढ़ गई। धीरे धीरे आवाज़ पास आती जा रहे थे, पर अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई शादी वादी की तैयारी चल रही है। आसपास कोई घर भी नहीं थे। यही बात उत्सुकता को बढ़ा रहे थे और कान उसी दिशा में लगे थे जिधर से आवाज आती सुनाई दे रहे थे। रास्ता इतना चौड़ा नहीं था, तो सोचा कि पहले उन्हें निकल जाने का मौका दिया जाए। एक तो ये कारण था, दूसरा ये देखने की इच्छा कि ढोल नगाड़े बजने की वजह क्या है, क्या प्रोग्राम है। 10-15 मिनट के बाद दूर से एक बारात आती दिखाई दी। घोड़े पर दूल्हा आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। कोई रईस खानदान लग रहा था। सभी के नए और महंगे कपड़े दूर से ही अपनी प्रसिद्धि बयां कर रहे थे। नाच गाना अपने चरम पर था। ढोल की थाप पर थिरकते नौजवान रोके नहीं रुक रहे थे। आखिर वो बारात अब बिल्कुल पास आ गई। कुल मिलाकर 70-80 लोग थे। जाने कैसा सम्मोहन था कि बाबूराम भी बारात में शामिल हो गया। उसे ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। उस दिन तो वो रात को करीब 2-3 बजे के आसपास घर आया। घर आ तो गया, पर बिल्कुल चुपचाप सा था। घर वाले उससे पूछे कि क्या हुआ, इतनी रात कैसे हो गई, तो कोई भी जवाब ना दे। उन्होंने सोचा कि सफ़र की थकान होगी, सुबह बात कर लेंगे। उसने खाने के लिए भी मना कर दिया तो सब सो गए। बाबूराम भी आराम से सोया रात को। दूसरे दिन जब उठा तो कल से ठीक लग रहा था, पर बातें कम ही कर रहा था। ड्यूटी के लिए तैयार हुआ और रोज की तरह ठीक समय पर पहुंच भी गया। यहाँ भी गुमसुम सा ही था। काम की तरफ कोई ध्यान नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी गहन सोच विचार में लगा हो। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। काफ़ी बदलाव आ गया था, जिसे घर वाले भी देख रहे थे और ऑफिस वाले भी। हालत में कोई भी सुधार ना आता देख ऑफिस वालों ने उसे छुट्टी पर घर भेज दिया और कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाओ। घर वाले जब लेकर गए तो सब कुछ सामान्य था, कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर इलाज करे तो करे किसका, जो भी पूछा उसका उत्तर दे रहा था वो। फिर से ड्यूटी जाने लग गया, पर हालत अब भी ज्यों की त्यों। आखिर किसी तरह साथ वालों ने उसका काम करके 1-1.5 साल निकाल दिया। पर ऐसा कब तक चलता? उनका पहले से ही अपना बहुत काम पड़ा था। आखिर उसे समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया। अभी 10 साल और थे, पर वो भी क्या करते हैं। अब घर पर ही रहने लगा, अपने आप से ही बातें करता रहता। किसी ने सलाह दी कि हो ना हो और कोई ही बात है जो डॉक्टरों से बाहर की है। इसे किसी ऐसे आदमी को दिखाओ जो भूत प्रेतों का जानकार हो।
वैसे तो घर वाले ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, पर मरते क्या ना करते, मजबूरी थे। तो जी शुरू हुई तलाश। अब ऐसे लोग तो बहुत हैं, मगर ज़्यादातर पैसे लूटने वाले हैं। एक तो आए, पैसे लिए और कह दिया कि सब कुछ ठीक कर दिया है, कहकर चलते बने। सुधार कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया। अब की बार बाबूराम के ससुराल वालों के किसी आदमी को लेकर आए। उसकी उम्र यहीं कोई 50 के करीब होगी। शायद ये उन लोगों में से नहीं था जो पहले आए थे। चेहरे पर तेज खुद उनकी कहानी बयां कर रहा था। आकर उन्होंने देखा कि यहाँ भूत प्रेत होने का कोई संकेत है। बात कुछ बहुत ही गहरी लग रही है। उन्होंने एक रात बाबूराम के घर में रुकने की ही गुजारिश की। घर वाले राजी हो गए। वो शख्स जिसका नाम रमेश था, वो बाबूराम के कमरे के बाहर ही सोया था। आधी रात को उसने एक आवाज़ सुनी। उठकर देखा तो पाया कि बाबूराम घर का दरवाज़ा खोलकर कहीं बाहर जा रहा है। रमेश भी चुपके से उसका पीछा करने लगा। चलते चलते बाबूराम एक पुराने कब्रिस्तान के पास जाकर रुका। रमेश ने जब कब्रिस्तान के अंदर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। दरअसल कब्रिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी चल रही हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश ने बाबूराम को कब्रिस्तान के अंदर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे गया और छुपकर देखने लगा। उसने पाया कि बाबूराम उन लोगों के साथ बातें कर रहा है, खाना खा रहा है। बाबूराम की प्लेट में एक इंसान का सड़ा हुआ हाथ था। रमेश को सब समझ आ गया कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। बाबूराम इन मुर्दों के वश में है। जिसके बाद रमेश वहाँ से वापस घर आ गया। अगले दिन रमेश एक जाने माने तांत्रिक को लेकर बाबूराम के घर पहुंचा। तांत्रिक ने बाबूराम के बाजू पर एक चीरा लगाया और उसके अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला। खून से सने उस टुकड़े को थोड़ा साफ करने पर सबने देखा कि वो जादू टोना की कोई सामग्री थी। तांत्रिक ने उसे तुरंत ही हवन की आग में फेंक दिया। ऐसा करते ही बाबूराम वापस से नॉर्मल हो गया, मगर वो टुकड़ा वो उसके शरीर के अंदर पहुंचा कैसे, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जैसलमेर जाते समय रात हो चुकी थी। 6 बजे के बाद कुलधरा गांव में जाना मना था। डॉक्टर विक्रम की जीप रात 11 बजे कुलधरा से होकर गुजरी और उसी समय अचानक खराब भी हो गई। अब जैसलमेर कैसे पहुँचे, ये एक बड़ी समस्या हो गई। विक्रम के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आसपास कोई नहीं था। शापित गांव के चारों तरफ सन्नाटा था और कोई मैकेनिक इस समय मिलना भी नहीं था। विक्रम का हाल बुरा था। उसने अपनी जीप के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि रात भर बिताना बहुत मुश्किल था और सुबह होते ही कोई मिस्त्री मैकेनिक मिल सकता था। लेकिन भूतों के डर से नींद आंखों से गायब थी। रात के 12 बज गए और फिर 1। तभी उसने एक साया देखा और उस साए को देखते ही वो पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो साया उसकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। फिर अचानक से वो साया उसकी गाड़ी के अंदर आया और जीप स्टार्ट हो गई। कुलधरा गांव के अंदर घुस गई। विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और औंधे मुंह लेट गया। करीब 15 मिनट बाद उसकी जीप कुलधरा के एक खंडर में जाकर रुकी,
जहां एक विशाल व्यक्ति घायल पड़ा था और बेहोश था। तभी विक्रम को उस भूत रूपी साये ने उठा लिया और उस आदमी के बगल में पटक दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। तभी उसकी जीप में रखा उसका ऑपरेशन टूल उसके सामने आ गया। ये देखकर विक्रम समझ गया कि उसे उस आदमी का ऑपरेशन करना है। और फिर ना जाने कैसे उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई और वो किसी रोबोट की तरह उसके हाथों से उस व्यक्ति का ऑपरेशन हो गया। और उसे ऐसा लगा जैसे ऑपरेशन करने का वो सिर्फ एक माध्यम है, जबकि ऑपरेशन कोई और ही कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही उस घायल व्यक्ति को होश आ गया। इसके बाद उस साये ने विक्रम को वापस से उठाकर उसी जीप में पटक दिया और उसकी जीप अपने आप ही स्टार्ट हो गई और वो कुलधरा के बाहर जैसलमेर रोड पर पहुंच गया। ये सब बिल्कुल एक अजूबा था। अब साया उसकी जीप से जा चुका था। जीप का इंजन अब भी चालू था। विक्रम ने स्टीयरिंग संभाला और जैसलमेर पहुंच गया। लेकिन रास्ते में अचानक कैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो साया उसकी गाड़ी रात के समय कुलधरा गांव के अंदर जाना, एक घायल व्यक्ति का अपने आप ऑपरेशन हो जाना और फिर उसकी जीप का वापस आना और उसका जिंदा होना, ये सारी बातें बेहद ही रहस्यमय थे, जिसका कोई भी जवाब उसके पास नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनका असर हम पर बहुत बुरी तरह होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन 5 दोस्तों के साथ। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिजली भी गुल थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गगन, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक उठकर बैठ गया। तब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब दरवाजे की दस्तक और आवाज़ दोनों ही बहुत तेज होने लगे थे। गगन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपना साहस बांधा और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर मुड़ गया। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगा, अचानक दस्तक होना बंद हो गई। उसने फिर भी दरवाज़ा खोला, पर घने अंधेरे के सिवा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लगातार बारिश हो रहे थे, तो गगन को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, रात को ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए होगा। मेरे देर से दरवाज़ा खोलने के चलते वो चला गया होगा। फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर जाकर सोने लग गया। अगली सुबह वो अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उठा। वो चाय का कप लेकर उसके पास खड़े थे। उठ गगन, समय देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना क्या? कब से उठा रही हूँ, उठ अब और चाय पी, नहा धो ले। गगन उठा तो समय देखकर हैरान था। सुबह के 9 बज रहे थे। वो आज काफ़ी देर तक सोया रहा। आज तक इससे पहले वो इतनी देरी तक कभी नहीं सोया था, लेकिन आज अचानक कैसे? ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसके ऑफिस से आ रहा था। वो बात करके कुछ डरा और फिर कुछ दुखी सा हो गया। उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया। वो नहा धोकर निकलने लग गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता तो करता जा। गगन थोड़ा डरा हुआ और जल्दी में था। उसने कहा, माँ ऑफिस में कुछ खा लूँगा। उसकी माँ भी हैरान थे, क्योंकि गगन कभी भी नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलता था।
ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। खैर, गगन ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसका दोस्त रेहान मिला। वो बहुत ही दुखी और उदास दिख रहा था। गगन ने कुछ पूछना चाहा लेकिन पूछ नहीं पाया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही उसे सुनने के लिए मिला कि मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो गया। ऑफिस में तो जैसे मातम सा छा गया। रेहान, ये सब कैसे हुआ? गगन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मदन तो ठीक था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो रेहान के पीछे से आते हुए कौशल ने कहा, मैंने सुना है कि ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है। तभी रेहान और गगन उसकी बातों पर हंसने लगे और बोलने लगे, ये चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कौशल उनको समझाने लगा कि ये सब उसी का करा धरा है। लेकिन रेहान और गगन उसकी बातों को मान ही नहीं रहे थे। तभी गगन ने पूछा, सयन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तभी उसकी बात को बीच में काट कर ही कौशल बोला, 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। तो इस पर रेहान बोला, मैंने उसे फ़ोन लगाकर मदन के बारे में बताना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। मदन उन लोगों का कितना अच्छा दोस्त था, सभी लोग यही सोच रहे थे। रेहान, कौशल, मदन, सयन और गगन 5 एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मदन नहीं रहा। ये सब सुनकर उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही खिसक गई। 5 में कितना प्रेम था, इसलिए कॉलेज के बाद 5 ने एक ही कंपनी में नौकरी की। लेकिन आज वो 4 ही रह गए थे। तीनों इस बात से दुखी थे, पर और किया भी क्या जा सकता था? क्या सच में ये सब चुड़ैल का किया धरा था? गगन, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सयन की लाश एक होटल से बरामद हुई। अब बस वो तीनों ही बचे थे। तीनों ही बहुत दुखी थे। उन 5 में से अब सिर्फ 3 जिंदा थे। तीनों ने मिलकर सयन की चिता जलाई, क्योंकि सयन के आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज में ही वो अपने चारों दोस्तों से मिला था। बचपन में ही भगवान ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा। खुद के खर्च के लिए रोज सुबह लोगों के घर अखबार डालने जाया करता। हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होता। फिर उसे बहुत मशक्क़त के बाद इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहीं से उन 5 की दोस्ती शुरू हुई। लेकिन उन 5 में बस अब 3 ही बचे थे। गगन उन 5 में सबसे होशियार था और हिम्मती भी था। उसने ठान लिया कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता वो लगा कर ही रहेगा। उसे अब चिंता हो रही थी। वो इस बात की तह तक कैसे जाए, वो बस यही सोच रहा था। वो तीनों शमशान से वापस आकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। गगन ने कौशल और रेहान को चौकन्ना रहने की हिदायत दी और घर आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गया। माँ ने उसको सहलाया और चुप कराने की कोशिश करी, मगर गगन जैसे टूट सा गया था। उधर कौशल और रेहान का भी यही हाल था। दोनों के परिवार वाले उन दोनों का साहस बढ़ा रहे थे। शाम से रात हो आई थी। रेहान सोया था। अचानक वो उठकर बैठ गया। पसीने से थर थर काँप रहा था। इतना भयानक सपना उसने आज तक नहीं देखा था। उसने देखा कि कौशल जंगलों में पागलों की तरह दौड़ रहा है और बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है।
और एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे थी। खुले बाल, लंबे नाखून, कपड़े खून से सने हुए, और वो जोर जोर से हंसे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बार बार बस यही चिल्लाए जा रहे थे। उसने कौशल को उठाया और उसे गले से पकड़ लिया। उसके नाखून कौशल के गले में धंस गए। खून के फव्वारे बह निकले। कौशल के प्राण उसकी आंखों में अटक गए और उसने कौशल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भयानक नज़ारा था वो। यही सब देखकर रेहान की नींद खुल गई। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो इस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने झट से कौशल को फ़ोन किया तो फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। उसने गगन को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने कितनी बार ही फ़ोन किया लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कौशल के घर हो आए। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ा। अभी वो घर के दरवाजे पर ही था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, रेहान बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो पलटा और अपनी माँ के पास आया। वो अब भी थर थर काँप रहा था। उसे देख उसकी माँ उसके पास आई, उसे बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। रेहान ने पानी पिया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकला और कार लेकर कौशल के घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कार में अकेला नहीं है, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर से अकेला ही निकला था। मगर उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला हाथ रेहान के गले तक पहुँचा। उस हाथ की बड़ी बड़ी नाखूनें रेहान को कुछ याद दिला रहे थे। वो नाखूनें ठीक वैसी ही थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो सभी नाखूनें एकदम से रेहान के गले में धंस गए और रेहान के गले से खून के फव्वारे बह निकले और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह गगन को खबर मिली कि रेहान एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो गगन और कौशल को पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। मगर क्या, ये तो बस एक ही इंसान बता सकता था, वही जिसने इससे पहले भी कई लोगों की मदद की थी, और वो थे बाबा हरिनाथ। जिसके बाद गगन और कौशल दोनों बाबा के पास पहुँचे। बाबा को पूरी बात बताई, जिसके बाद बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और फिर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा जाप करने के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और फिर बोलना शुरू किया। आज से करीब 3 हफ्ते पहले तुम 5 दोस्त कहीं घूमने गए थे। इस पर कौशल ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने बोलना जारी रखा। वहाँ पर घूमते घूमते जंगल में तुम 5 दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ पर एक कलश रखा हुआ था। तुम 5 ने पहले तो उस पर पेशाब किया और फिर उसे पत्थर से मारकर फोड़ दिया। क्या ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? गगन और कौशल ने अपना सिर नीचे किया और फिर सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने कहा, बस यही गलती तुम लोगों को भारी पड़ गई, क्योंकि उस कलश में
एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसको तुम लोगों ने ना सिर्फ गुस्सा किया बल्कि तुम लोगों ने उसे आज़ाद भी कर दिया। वो इतनी भयानक है कि तुम पांचों को मार कर ही दम लेगी। जिसके बाद कौशल और गगन ने कहा, तो फिर पापा हमें क्या करना चाहिए? जिस पर पापा ने अपनी पोटली में से उन लोगों को 2 ताबीजें निकाल कर दी और फिर कहा, इसे अपने पास ही रखना, कभी भी अलग मत करना। हो सके तो हाथ पर या फिर गले पर पहन लो। अगर ये तुम्हारे पास रही तो फिर वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन लोगों ने वो ताबीज ली और फिर वहाँ से अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों को फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन एक गलती के चलते उनके 3 दोस्त मारे गए। इस बात का पछतावा उन्हें आज तक है।